नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना। हम देखेंगे कि राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं में प्रधानमंत्री आवास योजना जो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण है और इससे सवाल आ सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, संभावना है, क्योंकि काफी पुरानी एग्जाम है, काफी पुरानी योजना है और इसमें कुछ पुरानी योजना को इस बार फ्लैगशिप महत्वपूर्ण योजनाओं में इसको रखा गया है, प्रायोरिटी पे रखा गया है। तो निश्चित ही कहीं न कहीं लग रहा है कि इससे एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा। यदि हम बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना, हम एक योजना आपको डेली डोज के रूप में, हम एक दवाई के रूप में दे रहे हैं, तो आप इनको एक एक बार रिवाइज किया करो, देखा करो, तो ये इनके फैक्ट तथ्य है वो आपको बिल्कुल माइंड में सेट हो जाएंगे। तो हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, सबसे पहले तो ये है कि ये ग्रामीण के लिए है, तो आपको ये सोचना है कि बिल्कुल गांव स्तर पर, पंचायत स्तर पर, गांव में या पंचायत स्तर पर इसको लागू की जाएगी। तो एक चीज देखो, 1 अप्रैल 2016 को इसको शुरू किया गया था, लेकिन इससे पहले आपको एक और चीज सोचना है कि 1 अप्रैल 2016 से पहले भारत में इंदिरा आवास योजना के माध्यम से, जो 1995 में इंदिरा आवास योजना शुरू की गई थी, उसके माध्यम से गांवों में, ग्रामीण स्तर पर, पंचायत स्तर पर ग्रामीण परिवारों को, निम्न वर्गीय परिवारों को, निम्न आय को, उनको आवास उपलब्ध करवाया जाता था। वो इंदिरा आवास योजना के माध्यम से करवाया जाता था। लेकिन 1 अप्रैल 2016 को भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत इसको लागू किया गया, इसको पुनर्गठन किया गया, इस योजना का नाम चेंज किया गया और ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन, भारत सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन इसको लागू किया गया। तो आपको ये देखना है कि 1 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण शुरू की गई। किस योजना को नाम चेंज किया? इंदिरा आवास योजना का नाम चेंज करके 2016 में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की गई, ये आपको ध्यान रखना है। पूर्व इसका नाम था इंदिरा आवास योजना, 1985 में शुरू की गई। काफी 1900 कब की गई? 1985 में। तो ये आपको ध्यान रखना है, 1985 में इंदिरा आवास योजना शुरू की गई थी, गांव के स्तर पर मकान अवेलेबल करवाने के लिए, कि जिनकी आय या गरीब परिवार है, उनकी कच्चे घरों में रहते हैं, झोंपड़ियों में रहते हैं, ऐसे परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए योजना शुरू की गई। इसका जो उद्देश्य था, ग्रामीण क्षेत्र में सभी के लिए आवास, कि ग्रामीण स्तर पर सभी को मकान हो, एक पक्का मकान सभी के लिए हो, ये इसका लक्ष्य था। ग्रामीण स्तर पर कोई भी व्यक्ति बेघर ना हो, खुली छत के नीचे ना सोए, तो यही सरकार का लक्ष्य था। तो इसमें आपको 3 पॉइंट ध्यान रखना है। एक तो भारत सरकार का ग्रामीण मंत्रालय नोडल एजेंसी है। 1 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास जो योजना है ग्रामीण, वो शुरू की गई। इंदिरा आवास योजना जो 1985 में शुरू की गई थी, उसका नाम चेंज किया गया और इसका लक्ष्य था कि सभी के लिए आवास, ग्रामीण स्तर पर गांव में सभी के लिए आवास, पक्की छत, यानी उनको एक प्रॉपर छत उपलब्ध हो, तो ये इनका लक्ष्य था। अब हम देखते हैं दूसरा, इसमें नेक्स्ट उद्देश्य में हम देखते हैं कि ग्रामीण स्तर पर बेघर, जिनके पास में कोई छत नहीं है, झोपड़ियों में रहते हैं, ऐसे परिवार, कच्चे जीर्ण शीर्ण घरों में रहने वाले, मिट्टी के घरों में रहने वाले, कोई घास फूस चद्दर ऐसे डाल के रहने वाले, पक्की छत ना हो, लेंटर ना हो, बुनियादी सुविधा नहीं है, शौचालय नहीं है, बिजली नहीं है, कोई रसोई नहीं है, पक्का घर नहीं है, ऐसे परिवारों को इसमें चिन्हित किया गया कि बेघर हो, जीर्ण शीर्ण कच्चे घर हो, शौचालय न हो, बिजली ना हो, रसोई ना हो, पक्का घर ना हो, बुनियादी आवश्यकताएं जो एक व्यक्ति के लिए आवास के लिए होनी चाहिए। एक व्यक्ति जो परिवार है, तो जो न्यूनतम बुनियादी आवश्यकताएं हो, वो यदि उसके पास नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसको इस श्रेणी में माना गया है। 2024 में 2028-29 तक इसका एक फैक्ट आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये इस योजना को
विस्तार करके 2028 और 29 तक कर दी गई है। 2028-29 तक ये लागू रहेगी। एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है, उसकी अवधि को विस्तार करके बढ़ा करके कितना किया गया, तो आपको ध्यान रखना 2028-29 तक इसका विस्तार किया गया। और साथ ही कहा गया है कि लगभग 2 करोड़ अतिरिक्त घरों का लक्ष्य रखा गया। लगभग 2 करोड़ जो इसका लक्ष्य था, विस्तार किया उस समय, उसके बाद में बोला कि इसके अलावा 2 करोड़ घर और हम इसमें शामिल करेंगे 2028-29 तक। अब देखते हैं हम कि ग्रामीण आवास की कमी को समाप्त करना है, इसका लक्ष्य है। बुनियादी सुविधाएं, रसोई होना चाहिए, शौचालय होना चाहिए, बिजली और पानी, ऐसा आवास उपलब्ध कराना जिसमें रसोई बनी हो, शौचालय बना हो, बिजली हो, पानी हो, ऐसा आवास हो। स्थानीय सामग्री, प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों द्वारा गुणवत्तापूर्ण निर्माण। इसमें यह भी कहा गया कि जो मकान को बनाएंगे वो श्रमिक होंगे वो प्रशिक्षित हो, यानी कुशल हो। जो मिस्त्री, राजमिस्त्री है, जो मजदूर है, वो जो काम करेंगे वो कुशल मिस्त्री के माध्यम से ही मकान बनवाना। सामग्री है मकान की, वो अपने जो क्षेत्र है उसके आसपास से ईंट भाटा, मिट्टी, बजरी, सीमेंट, पास ही मार्केट से, तो सारे के सारे जो स्थानीय क्षेत्र है वहीं से ही आपको उपलब्ध कराना, ताकि किराया कम लगे। मजदूरी आपके आसपास से ही मजदूर मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं जो मजदूरी है वो भी आपको कम पड़ेगी, तो आपका मकान है वो एक अच्छा मकान बनेगा। ये इसमें बात की गई है। और इसमें जो और योजनाएं चल रही है, यानी एक बात कि भाई प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में हम आवास दे रहे हैं, लेकिन एक बात यह भी है कि आपको जब आवास होगा तो उसमें रसोई भी बनेगी, शौचालय भी बनेगा, लाइट भी चाहिए, पानी भी चाहिए, और जब रसोई बनेगी तो गैस भी चाहिए। तो गैस चाहिए तो उज्ज्वला योजना है, उसको बोला कि इसमें बोला गया उज्ज्वला योजना के माध्यम से आप गैस भी प्राप्त करो। और सौभाग्य योजना है, उससे आप लाइट प्राप्त करो। तो आप ये देखो, एक चीज और बात की गई है कि जो आपका घर है वो कम से कम आकार का 25 वर्ग मीटर का होना चाहिए। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में घर कितने मीटर का है, न्यूनतम उसकी जो एरिया है वो क्या है, 25 वर्ग मीटर। समझ में आ रहा है ना, किस प्रकार छोटे छोटे पॉइंट है, फैक्ट है जो इस योजना में निकल रहे हैं, और हमें उन चीजों को ध्यान रखना है। हमारे जो आसपास घर है उन्हीं को देख लेना कि अगर ये 25 मीटर के आसपास है तो ये सोचना ग्रामीण में या किसी परिवार में ये देखना कि इसकी बेघर है, छत नहीं है, कच्चा मकान है, तो आप दिमाग में सोचना जाके इसको प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से घर प्राप्त हो सकता है यदि ये अप्लाई करे तो, या उनमें जो पात्रता है उन पात्रता में ये एलिजिबल है, तो ये भी आप सोचना, तो चीजें आपको याद होगी। 25 वर्ग मीटर कम से कम इसमें क्राइटेरिया है। स्वच्छ खाना हेतु अलग से रसोई, टिकाऊ आपदारोधी डिजाइन, स्थानीय पर्यावरण अनुकूल निर्माण। इसमें सारी फीचर वो रखे गए हैं कि मकान को इतना मजबूत बनाना है कि बरसात आ जाए, यदि कोई आपदा आ जाए तो भी आपको सुरक्षा प्रदान हो। आप रसोई आपकी ऐसी हो कि आप खाना बनाए तो वो रसोई एयर हो, उसमें कहीं ना कहीं सफोकेशन ना हो, एयर आराम से उसमें निकल जाए। तो इस प्रकार डिजाइन करना है ताकि स्वच्छ वातावरण आपको प्राप्त हो, आपको कोई भी असुविधा ना हो, असुरक्षा की कंडीशन ना हो। ऐसी स्थितियां इसमें साफ साफ कहा गया कि इस प्रकार का आवास बनाना ताकि व्यक्ति को असुविधा न हो। अब हम बात करते हैं कि सहायता, कितनी सहायता मिलेगी। यदि मैदानी क्षेत्र में बात करें तो 1,20,000 रुपए देंगे। मैदानी क्षेत्र में बात करें तो 1,20,000 रुपए देंगे। और पहाड़ी, कठिन क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी राज्य, कश्मीर हो गया, इनमें 1,30,000 रुपए देंगे प्रति आवास। मैदानी क्षेत्र में देंगे 1,20,000, और पहाड़ी एरिया है, उत्तरी पूर्वी राज्य है, कठिन क्षेत्र है, वहां देंगे जहां पर
जो रॉ मटेरियल है, कच्ची सामग्री है मकान बनाने, उनको पहुंचाना, लाना, ले जाना आसान कठिन हो, तो उस स्थिति में 10,000 एक्स्ट्रा इसमें दिया गया है। 1,30,000 इस क्षेत्र के लिए बात की गई है। और स्वच्छ भारत अभियान है, हमारा मिशन है स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण। स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण है, ये हम पढ़ेंगे। उसके लिए शौचालय बनाने के लिए 12,000 एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। यानी 1,20,000 तो आपको मकान के लिए, कठिन जो स्थिति है उसमें 1,30,000, और इसके अलावा आपको 12,000 रुपए अलग से दिए जाएंगे कि आप एक शौचालय बना सको, एक लेटरिन बाथरूम बना सको। ये इसमें अलग से है। साथ ही 95 दिन की अकुशल आपको मजदूरी दी जाएगी प्रतिदिन के हिसाब से 90.95। इसमें एक आ गया है कि आपको जो मनरेगा है तो मनरेगा में के तहत आपको 95 दिन की मजदूरी अलग से दी जाएगी। सरकार कितना गरीबों के लिए, बेघर के लिए, एसआई परिवार के लिए इस योजना के माध्यम से कितना कुछ कर रही है, आप इस चीज को सोचो। 1,20,000 पहाड़ी क्षेत्रों में, 1,30,000, 12,000 शौचालय के लिए, और 95 दिन की मजदूरी। और मनरेगा के तहत जो मनरेगा में मजदूरी दी जाती है, ये रेशियो हो सकता है कि चेंज आपको अलग अलग राज्यों में अलग अलग मिले, तो ये मजदूरी नहीं पूछी जाएगी, क्योंकि ये मजदूरी फ्लेक्सिबल रहती है। कि कई बार क्या होता है कि इसमें अलग अलग सरकार इसमें कम ज्यादा कर सकती है। 95 डेज आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आपको समझना है कि कितना कुछ कर रही है सरकार, कि एक वर्ग है जो समाज की मुख्य धारा से आए, आर्थिक रूप से मजबूत हो, स्वास्थ्य रूप से भी मजबूत हो, ताकि उनका विकास हो सके, उनका उत्थान हो सके। हम देखते हैं कि यदि इस जो राशि है, इस राशि का रेशियो देखते हैं तो केंद्र मैदानों में तो केंद्र और राज्य देते हैं 60% तो देगा केंद्र सरकार और 40% देगा राज्य सरकार। ये रेशियो है। यानी 1,20,000 जो राशि है उसमें से 60% तो देगा केंद्र और 40% देगा राज्य सरकार। ये आपको ध्यान रखना। किस एरिया में? मैदानी एरिया में। कौन सा? मैदानी एरिया में। यदि हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, हिमालय क्षेत्र की बात करते हैं, तो ये रेशियो जाएगा 90-10। केंद्र सरकार इस क्षेत्र में 90 देगा, 90%, और 10% उसको राज्य वहन करेगा। मानस कि 1,00,000 दिया, 1,00,000 में 90,000 तो देगा केंद्र सरकार, 10,000 देगा राज्य सरकार। लेकिन राशि है हमारी इन क्षेत्रों में 1,30,000, 1,30,000 रुपए दिया जाएगा। इस 1,30,000 है, इस 1,30,000 का 90% तो देगा केंद्र सरकार और 10% देगी राज्य सरकार। कौन 90% कौन देगी? केंद्र सरकार। 10% कौन देगी? राज्य सरकार। तो ये नॉर्थ ईस्ट या हिमालय कठिन जो क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, उनके लिए ये रेशियो सरकार ने विभाजन किया गया है। भुगतान क्या होगा? डायरेक्ट आपके खाते में डाल, डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आपको जो पैसा दिया जाएगा उसमें जो बिचौलिया है उनको समाप्त करने के लिए, करप्शन है वो रिसाव को खत्म करने के लिए डायरेक्ट बैंक आपके खाते में पैसा ट्रांसफर कर देगी इस योजना के माध्यम से। जिस प्रकार जैसे योजना की जो प्रक्रिया है, आवेदन है, वो प्रोसेस कंप्लीट होगा और समय समय पर किस्तों में आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है, ताकि पैसा आपके खाते में आएगा। ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये योजना है उज्ज्वला योजना है, इसके माध्यम से आपको गैस देंगे। जल जीवन मिशन है, इसके माध्यम से पाइप का पानी पिलाएंगे। सौभाग्य योजना है, इसके माध्यम से आपको लाइट का दे देंगे। और जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है, इसके माध्यम से आपको घर दे देंगे। अब आपको क्या करना है? आपको एलपीजी गैस मिल गया इस योजना से, आपको जल जीवन मिशन से पानी का, पीने का पानी मिल गया इस योजना से, आपको बिजली का कनेक्शन मिल गया इस योजना से,
और आवास मिल गया इस योजना से। अब आपको क्या करना है, कमाना है और अपने बच्चों की शिक्षा, खाने पे वो देना है। सिलेंडर आपको सब्सिडी में मिलेगा। वर्तमान राजस्थान सरकार जो रसोई योजना है उसके माध्यम से जो सब्सिडी दी आपको 450 रुपए में सिलेंडर दिया जा रहा है। पानी आपको इस जो जल जीवन मिशन है इसके माध्यम डायरेक्ट आपके घर में पाइप के माध्यम से पानी आ रहा है। सौभाग्य योजना से आपको बिजली, उसमें 300 यूनिट फ्री। अब आप ये सोचो कि सरकार एक वर्ग के लिए, निम्न वर्ग के लिए, उसको मुख्य धारा में लाने के लिए कितना कर रही है। नल, पानी, बिजली, गैस, मकान, राशन, अंत्योदय योजना में राशन, खाद्य सुरक्षा अधिनियम में राशन आपको इतना उपलब्ध करवा रही है। किस लिए कि आप स्वस्थ रह सके, टेंशन फ्री रह सके और एक आप निश्चित मजदूरी पर आप जो आय प्राप्त हो उससे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान कर सके, अच्छा भोजन प्रदान कर सके। अब आप सोचो इस चीज को आप सोचना। अब हम देखते हैं इसमें लाभार्थी का चयन, किस किस का चयन होगा। सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना 2011 हम इसको देखते हैं तो इसमें कहा गया है कि यदि कोई परिवार है जो जिसको आवास की आवश्यकता है, इस योजना के तहत उसको आवास मिलना है ग्रामीण क्षेत्र में, तो उसका जो सत्यापन करेगी वो ग्राम सभा करेगी। ये काफी स्टार लगा लो, इसके डबल एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इंदिरा आवास जो प्रधानमंत्री जो आवास योजना ग्रामीण है उसके तहत जो ग्रामीण स्तर पर, पंचायत स्तर पर जो आवास आवंटन होगा कि किस परिवार को आवास दिया जाना चाहिए, किसको नहीं दिया जाना चाहिए, जो लिस्ट में नाम आगे भेजा जाएगा उसका फाइनल कौन करेगी, ग्राम सभा, कि इस परिवार को आवास दिया जाए। समझ में आए? तो यह आपको बिल्कुल रट्टा मार लो कि ये ग्राम सभा। यदि हम बेघर परिवार की बात करें, बेघर की पात्र, एक तो बेघर परिवार जिसके पास में ना तो छत है, कुछ नहीं, घुमंतु है, केवल तरपाल तान के या पन्नी डाल के या फिर लकड़ी बांध के ऐसे वो रह रहा है, बिल्कुल कभी यहाँ रह रहा है कभी वहां रह रहा है, ये बेघर परिवार। या तो उसके पास मकान है ही नहीं है, या एक है या 2 कमरे का है लेकिन कच्चा घर है, मिट्टी का बना हुआ है, ऐसे परिवार को भी इसमें शामिल किया गया है। आश्रयहीन परिवार, जिनका कोई आश्रय नहीं है, कभी यहाँ इस पेड़ के नीचे सो रहे हैं, कभी इस पुल के नीचे सो रहे हैं गांव में, या किसी उस बगीचे में सो रहे हैं, कहीं भी, या किसी के मकान के सामने सो रहे हैं, तो आश्रय नहीं है, तो ऐसे परिवार को भी चिन्हित करके आवास उपलब्ध करवाया जाएगा। भिक्षा मांगकर जीवन यापन करने वाले परिवार, हाथ से मेला ढोने वाले परिवार, आदिम जनजाति समूह, कानूनी रूप से मुक्त बंधुआ मजदूर, यदि कोई ऐसा व्यक्ति है बंधुआ था और उसको मुक्त करवा दिया गया, महिला प्रधान परिवार, महिला जो मुखिया होना चाहिए, भूमिहीन श्रमिक, जिसके पास कोई जमीन नहीं है, कोई जमीन नहीं है और वो इस कैटेगरी में आता है, उसको भी इसमें शामिल किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। भिक्षा मांगने वाला, हाथ से मेला ढोने वाले, आदिम जनजाति समूह, कानूनी रूप से बंधुआ, महिला परिवार और भूमिहीन श्रमिक, तो यह आपको ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं कि मानदंड क्या है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, उसके मानदंड क्या है। मानदंड ये है कि जो मुख्य सामाजिक आर्थिक मानदंड के आधार पर देखते हैं 2011 का जो डेटा है इसको लिया गया, और इसमें एक बात की है कि हाईली प्राथमिकता किसको देंगे, ये इसको देखो, हाईली प्राथमिकता किसको देंगे, तो ये बात की गई है। इसमें एक बात की गई, कोई भी वयस्क सदस्य नहीं होना चाहिए, कोई भी वयस्क, ऐसे परिवार जिनमें 16 से और 59 वर्ष की आयु के बीच में कोई भी वयस्क सदस्य न हो, ऐसे परिवार जो 16 से 59 साल की। अब आप इसको समझो कि कोई ऐसा परिवार है जिसमें 16 साल से लेकर और 59 तक कोई भी वयस्क सदस्य नहीं है,
केवल महिला है और 16 से कम आयु के बच्चे हैं, 16 से कम आयु के बच्चे हैं, तो ऐसा परिवार यदि है तो उसको उसको प्राथमिकता पहले दी जाएगी। एक क्राइटेरिया तो ये हो गया, यानी कोई ऐसा परिवार है जो 16 साल से नीचे के बच्चे हैं और कोई महिला है, उसमें 16 से 59 साल के बीच में कोई भी पुरुष वयस्क सदस्य नहीं है, तो ऐसे परिवार को पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। उसके बाद में बात करते हैं महिला प्रधान परिवार। महिला प्रधान परिवार का मतलब ये है कि कोई ऐसा परिवार जिसमें मुखिया महिला हो, उसमें मुखिया महिला हो और उसमें भी कोई भी व्यक्ति 16 से और 59 के बीच में वयस्क नहीं है, छोटे हैं, लेकिन उसका जो मुखिया है वो महिला है, वही कामकाजी है, वही काम करती है, अपने बच्चों को पाल रही है, तो ये बात भी इसमें की गई है। कोई पुरुष ऐसा सदस्य नहीं है, उनको भी प्रायोरिटी में रखा जाएगा, उनको भी पहले मकान दिया जाएगा, इस लिस्ट में उनको पहले शामिल किया जाएगा, ये बात इसमें की गई है। अब हम बात करते हैं कोई साक्षर नहीं, ऐसा परिवार जिसमें 25 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी साक्षर ना हो, यानी परिवार है ऐसा पढ़ा लिखा ही नहीं है, 25 साल से ऊपर का कोई पढ़ा लिखा ही नहीं है, सब अनपढ़ है, तो ऐसे परिवार को भी इसमें शामिल किया जाएगा। दूसरी बात करते हैं विकलांग सदस्य और सक्षम वयस्क का अभाव। ऐसा परिवार यदि कोई विकलांग तो है सदस्य, विकलांग तो हो सकता है, लेकिन कोई सक्षम सदस्य नहीं होना चाहिए, यानी परिवार में विकलांग है लेकिन सक्षम सदस्य नहीं होना चाहिए कोई। अगर सक्षम है तो अच्छी अर्निंग करेगा, कमाई करेगा और अपने परिवार को चला सकता है, लेकिन यदि सक्षम नहीं है और विकलांग है, उसको पहले प्राथमिकता दी जाएगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर हम देखते हैं भूमिहीन और दिहाड़ी मजदूरी। भूमिहीन और दिहाड़ी मजदूरी, जिसके पास जमीन नहीं है, दिहाड़ी पे मजदूरी करता है, कुछ समय के लिए वो कभी 400 रुपये आ रहे हैं, कभी 500 आ रहे हैं, जो भी है उसको कभी रोजगार मिल रहा है, कभी रोजगार नहीं मिल रहा, तो ऐसे मजदूरों को, ऐसे परिवारों को भी इसमें प्रायोरिटी पे रखा गया है। और SC ST अनुसूचित जाति जनजाति, ऐसे परिवारों को 60% आवंटन है, इस योजना का 60% 60% प्राथमिकता ऐसे परिवारों को दी जाएगी। उसके बाद में अल्पसंख्यक है, राष्ट्रीय स्तर पर कुल वार्षिक लक्ष्य का, इसमें जो 15% का जो लक्ष्य रखा गया है, यहाँ 60 रखा गया है SC ST के लिए, यहाँ अल्पसंख्यक वर्गों के लिए 15% रखा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। 60% SC ST वर्ग के लिए और 15% रखा गया अल्पसंख्यक वर्ग के लिए। अब हम बात करते हैं कि दिव्यांग लगभग 5%, 3% से कम नहीं होना चाहिए, समझे। यानी SC और ST के लिए तो रखा है इन्होंने 60%, यदि कोई परिवार SC ST से है तो उनको 60, अल्पसंख्यक है तो उनको 15% रखा गया। और यदि दिव्यांग है कोई भी श्रेणी में हो, उसको लगभग 5% और 3 से कम नहीं होना चाहिए, 3 से कम नहीं होना चाहिए और 5 तक इसको ले जाया जा सकता है। और बाकी जो बचा है वो प्रायोरिटी के आधार पर सरकार डिफाइन करेगी किसको देना है, किस श्रेणी में है, किसी भी वर्ग में हो सकता है वो, SC ST OBC जनरल, किसी भी वर्ग में वो हो सकता है, ये सरकार के ऊपर छोड़ दिया गया कि किसको देना है। तो आप इसको, ये रेशियो आपको ध्यान रखना है, 60% SC ST, 15% अल्पसंख्यक वर्गों के लिए और 3 से 5 दिव्यांग। यदि कोई विकलांग है, ऐसे परिवार है, उनको आवास उपलब्ध करवाया जाएगा। अब हम देखते हैं अपात्रता, कि किस व्यक्ति को यह आवास नहीं मिलेगा। अब तक तो हम ये देख रहे थे किसको मिलेगा, अब हम ये देखेंगे किसको नहीं मिलेगा, यानी कौन सा परिवार है, कौन सा व्यक्ति है जो इस योजना में शामिल नहीं है, इस योजना में शामिल नहीं हो सकता, हम उसको देखते हैं। हम देखेंगे कि किसी व्यक्ति के पास 2 पहिए का, 3 पहिए का, 4 पहिए का यदि वाहन है, मछली
मछली पकड़ने वाला है और उसके पास अपनी नाव है, नाव का स्वामित्व तो अपने पास है, अपने खुद की नाव है, तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा परिवार इस योजना में शामिल नहीं है। 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया की गाड़ी है उसके पास में, अगर कोई तटीय एरिया में रह रहा है और उसके पास मछली पकड़ता है और वो भी खुद की नाव से, खुद की नाव का मालिक हो, तो वो ऐसा व्यक्ति, ऐसा परिवार इस योजना में शामिल नहीं होगा। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। फिर देखते हैं हम, यंत्रीकृत 3-4 पहिए वाला कृषि उपकरण हो, कोई ट्रैक्टर हो, इसका कोई ट्रैक्टर हो, तो ऐसे व्यक्ति को भी, यदि जो कृषि में यूज लिया जाता हो, कोई ऐसा उपकरण हो, ऐसी मशीन हो जो खेती में उपयोग हो, 3 पहिए की हो, 4 पहियों की हो, ऐसे व्यक्ति को भी ये योजना से बाहर रखा गया है। इसका मतलब वो सक्षम है, खुद का घर खुद बना सकता है। फिर हम देखते हैं 50,000 या उससे अधिक की क्रेडिट सीमा, किसान क्रेडिट कार्ड ले रखा हो, यानी इसका मतलब उसके पास जमीन है और उस जमीन पर उसने क्रेडिट कार्ड ले रखा है और उसने जो कार्ड ले रखा है उसकी सीमा है 50,000 तक है, 50,000 से नीचे है तो वो शामिल हो जाएगा, 50,000 या 50,000 से ऊपर है तो इस योजना से वो बाहर हो जाएगा। फिर देखते हैं, परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी है तो वो योजना से बाहर है। गैर कृषि उद्यम, यदि पंजीकृत, यदि कोई उद्योग लगा रखा है, सरकार में रजिस्टर्ड करवा रखा है और एक आय प्राप्त करता है निश्चित, वो भी इस योजना से बाहर माना जाएगा। इसके बाद में है, परिवार कोई सदस्य 10,000 रुपए प्रति माह से अधिक आय प्राप्त करता है। परिवार का कोई भी सदस्य यदि 10,000 रुपए से अधिक प्राप्त करता है तो वो भी योजना से बाहर है। क्राइटेरिया क्या रखा गया? 10,000। ये आप 10,000 जो डेट, ये जो डिजिट है, ये आपको ध्यान रखना है कि इस योजना में 10,000 से यदि कोई अधिक कमाता है वो इस योजना का पात्र नहीं है। ये हमेशा ध्यान रखना। इस योजना में प्रधानमंत्री जो आवास योजना ग्रामीण है उसमें आय रखी 10,000 मंथली, हर महीने 10,000 से ज्यादा कमा रहा है तो इस योजना से बाहर है वो। फिर हम देखते हैं, आयकर टैक्स देता हो, यदि वो टैक्स दे रहा है तो भी योजना से बाहर है। घर में फ्रिज है, अपना खुद का फ्रिज है, तो वो भी इस योजना का पात्र नहीं है, क्योंकि यदि फ्रिज को विलासितापूर्ण वस्तु मानी जाती है, विलासी वस्तु, कि भाई इसकी आय इतनी है, पैसा इतना है, फ्रिज खरीद सकता है, आराम से ठंडा पानी पिएगा, इसका मतलब परिवार की कंडीशन ठीक है, इकोनॉमिक स्थिति ठीक है, तो जिसके घर में फ्रिज है वो भी इस योजना से बाहर माना गया है। लैंडलाइन फोन, लैंडलाइन फोन होता है डोरी वाला, जो खंबे से डोरी आके आपने फोन लगवा रखा है, ये फोन लगवा रखा है तो इसको बोलते हैं लैंडलाइन फोन। तो ये आपने, अगर ये आपके घर में ये लैंडलाइन फोन लगा हुआ है तो भी आप इस योजना से बाहर हो। 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि हो, कम से कम एक सिंचाई उपकरण सहित, तो आप इस योजना से, यदि आपको 2.5 एकड़ जमीन है और साथ भी उसमें ट्यूबवेल करवा रखी है, मोटर डली हुई है, सिंचाई का साधन है, तो आपको गरीब नहीं माना जाएगा, आपको इस योजना से बाहर कर दिया जाएगा। 5 एकड़ या अधिक सिंचित भूमि, 5 एकड़ या अधिक सिंचित भूमि और 2 या अधिक फसल मौसमों में लेते हो, इसमें यह है 2 या 2 से अधिक फसल, आप कोई भी कृषि मौसम है उसमें आप लेते हो, सीजन में, एक सीजन है उसमें आप 2 से अधिक फसल लेते हो तो आप इस योजना के पात्र नहीं हो और आपकी जमीन 5 एकड़ से अधिक होनी चाहिए। फर्क क्या है कि फसल आपको 2 से ज्यादा लेनी है। कई बार क्या होता है कि किसी भी जो लघु किसान है, सीमांत किसान है, उनके पास 2.5 एकड़ से कम जमीन है लेकिन वो साल में एक ही फसल कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास में सिंचाई का साधन नहीं है। तो बरसात की जो फसल होगी, वर्षा के टाइम पे, तो उसी फसल को करेंगे तो वो एक फसल मानी जाएगी। और कई किसान ऐसे हैं जिनके पास जमीन है और 2 से ज्यादा फसल कर रहे हैं, 2 फसल कर रहे हैं, सिंचाई के साधन है उनके पास में,
तो वो इस योजना के अपात्र माने जाएंगे। इस चीज को आपको समझना चाहिए। और 7.5 एकड़ या अधिक की भूमि, कम से कम एक सिंचाई उपकरण हो, यानी 7.5 एकड़, यानी आप इस चीज को बिल्कुल समझो, ये तीनों के तीनों पॉइंट आपस में लिंक है। आपको कभी भी इसमें घबराना नहीं है। मेन ये देखना है कि 2.5 एकड़ से 2.5 एकड़ या इससे अधिक की कोई भी भूमि है तो वो इस योजना का अपात्र है। साथ में उसमें सिंचाई का साधन भी होगा। ये सिंचाई का साधन आपको देखना है, और कोई यंत्र देखना है कृषि का, कि उसके पास में कोई कृषि का यंत्र, ट्रैक्टर, ट्रॉली, थ्रेसर, ये तो नहीं है। तो इसमें आपको सिंपल सा समझना है कि इस योजना का कौन पात्र है और कौन अपात्र है। तो जो पात्र है तो वो तो हमने डिस्कस किया, कच्चा मकान होना चाहिए, बेघर होना चाहिए, परिवार में कोई भी सदस्य कमाने वाला ना हो, महिला मुखिया हो, 16 से 59 साल के बीच में कोई भी पुरुष ऐसा ना हो जो कमाता हो, या पुरुष ना हो, महिला मेन मुखिया हो, ऐसे परिवारों को इसमें जिम्मेदारी दी गई है। साथ में 25 साल से अधिक का कोई साक्षर ना हो, यानी 25 साल से नीचे अनपढ़ हो कोई परिवार में, 25 साल से नीचे तो साक्षर मिल सकता है, 25 साल से ऊपर का कोई पढ़ा लिखा ना हो, ऐसे परिवारों को प्राथमिकता दी गई है। और अपात्र माने गए हैं कि 10,000 से अधिक आय, 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया वाहन हो, आयकर रिटर्न भरता हो, खुद का उद्योग और सरकार से पंजीकृत करवा रखा हो, 2.5 एकड़ से अधिक जमीन हो, सिंचित भूमि हो, ट्यूबवेल हो, ऐसे परिवारों को इसमें अपात्र माना गया है। इन चीजों को आपको समझना है। जब भी आप ये योजना पढ़ो तो आप अपने ग्रामीण प्रदेश में या अपने आसपास क्षेत्र में इन चीजों को सोच लिया करो मन में, तो वो चीजें आपके कंटेक्स्ट याद हो जाएगी। अब हम देखते हैं, हमने देखा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, अब इसमें हमने देखा है कि इसका मुख्य लक्ष्य है कि ग्रामीण स्तर पर सभी को एक किफायती और स्वच्छ आवास उपलब्ध करवाना। साथ में इसमें बोला कि मैदानी एरिया है, इस मैदानी एरिया में बोला कि 1,20,000 देंगे, 1,20,000 देंगे। और कठिन क्षेत्र है, पहाड़ी एरिया है, नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, उसमें हम देंगे 1,30,000। 1,30,000। साथ में ये भी कहा है कि 12,000 हम शौचालय के लिए देंगे, 12,000 शौचालय। और ये भी कहा गया 95 दिन की हम मजदूरी भी देंगे मनरेगा की। जो नरेगा में जो मजदूरी दी जाती है या मनरेगा है, उसकी हम 95 दिन की मजदूरी भी देंगे। इसमें बोला कि इसमें केंद्र का और राज्य का रेशो होगा 40-40 होगा। इसमें बोला कि 90-10 होगा, केंद्र और राज्य। ये आपको समझना है और अच्छे से याद करना है, क्योंकि आजकल जो वर्तमान जो पैटर्न है उसमें कथन के रूप में सवाल आ रहे हैं। आपको इस योजना को जब आप देखोगे, सवाल आएगा तो आपको सवाल देख के डरा देगा, लेकिन आपको सवाल देके घबराना नहीं है, क्योंकि उसमें कई सी ऐसी योजना, ऐसे फैक्ट होगा जो गलत दे रखा होगा। क्योंकि सवालों को बड़ा बना दिया जाता है कि आदमी देख के डर जाए। स्टूडेंट देखेगा और उसको डर जाएगा कि यार ये क्या पूछ लिया, इतना तो मैं पढ़ा ही नहीं, मैं तो 4-5 फैक्ट इतने याद करके आया हूँ। तो इसमें क्या करेगा वो, ये हो सकता है कि 1,30,000 है, इसको इसमें कर दे, इसमें कर दे, 12 ये रेशियो चेंज कर दे, कुछ डिजिट में हेरफेर करेगा। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है ताकि आपका सवाल गलत ना हो और आप अच्छे से उसको अटेम्प्ट करें। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज ही क्लास यहाँ तक की, और इसकी पीडीएफ चाहिए आपको तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है टारगेट फोरम, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय, राम राम।